बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक स्टूडेंट्स हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम तक पढ़ लिया था। बॉल एंड बाउल सिस्टम की मोशन जो है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमारा टॉपिक है, बुक पे आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हो, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम उसकी मोशन को उसकी मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं जी, सिंपल पेंडुलम जो है वो हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए, to make a simple pendulum, to construct a simple pendulum, हमारे पास आपने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेनी है, यानी एक बारीक सी हल्की सी वायर लेनी है, एक हल्की सी स्ट्रिंग लेनी है। लेकिन उस स्ट्रिंग में दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो वो बहुत लाइट होनी चाहिए, उसका मैस अपना जो मैस है वो ना होने के बराबर हो, ठीक है। बिल्कुल हल्की फुल्की स्ट्रिंग लेनी है। दूसरी बात, वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसमें लचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ना हो आप थोड़ा सा उसको खींचें तो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए। चलें जी स्टूडेंट्स, हमने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले ली। अब आप ऐसा करें कि उस स्ट्रिंग का को छत के साथ बांध दें। उस स्ट्रिंग के दो एंड्स होंगे ना, जैसे रस्सी या डोरी के टू एंड्स होते हैं, इसी तरह उस स्ट्रिंग के टू एंड्स हैं, एक एंड को आप छत के साथ बांध दें, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर लिया, ठीक है। अपर एंड जो है उसका फिक्स कर लिया। दूसरा एंड जो नीचे की तरफ है, दैट इज़ लोअर एंड। उसके साथ आपने एक काम करना है, आपने एक मेटल बॉब लेना है, स्मॉल मेटल बॉब, धात का बना हुआ एक गोला लेना है आपने। जैसे फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल तो साइज़ में बड़ा होता है, आप थोड़ा छोटा उससे ले लें, ठीक है। और वो बॉब जो है ये मेटल का बना होना चाहिए और उसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आपने काफ़ी हैवी बॉब लेना है। स्मॉल साइज़ में हो लेकिन हैवी बॉब हो, उसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। चलें जी, दो चीज़ें आपने ली। एक आपने लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली, उसके अपर एंड को आपने फिक्स कर दिया, छत के साथ बांध दिया। उसका जो दूसरा एंड है जो नीचे लटका हुआ है, आप उसके साथ उस बॉब को सस्पेंड कर दें। स्टूडेंट्स, आप लोअर एंड के साथ बॉब को सस्पेंड कर दें तो ये जो सिस्टम आपके सामने सस्पेंड करके छोड़ दें और आपके सामने ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ सिंपल पेंडुलम। दिस सिस्टम इज़ सिंपल पेंडुलम। अब स्टूडेंट, ये ज़हन में रखें कि आपने उस धागे को, स्ट्रिंग को ऊपर बांधा हुआ है। उस ऊपर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके नीचे आते जाएं, धागे की लंबाई है, स्ट्रिंग की लंबाई है, नीचे आते जाएं, बॉब के सेंटर तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट स्टूडेंट से आपके सामने सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ के बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ हम किसे कहते हैं। आंसर इज के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर तक स्ट्रिंग को ले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा बॉब की सरफेस तक ले जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉब के सेंटर तक आप स्ट्रिंग को ले जाएं। तो बॉब के सेंटर से लेके ऊपर छत के जहाँ पे आपने उसको बांधा हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक,
ये जो लेंथ है धागे की, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इस लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब ये स्टूडेंट, ये आपके सामने जो है वो डायग्राम ए में आपको ये नज़र आ रहा है कि सिंपल पेंडुलम, सिंपल जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ light inextensible string whose upper end is fixed and with the lower end small metal bob is suspended. Very simple. This is the introduction of the simple pendulum और इसके पार्ट्स के किन किन चीज़ों से ये मिलके बना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेकिन फ्रेंड, ये अभी ये बॉब को आपने बांध के छोड़ दिया, आप अपने हाथ को पीछे हटा लें तो ये बॉब जो है ये दरमियान में आके रुक जाएगा। ऐसे ही होगा ना, दरमियान में आके रुक जाएगा। जैसे ही ये दरमियान में रुकेगा तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बॉब का वेट नीचे को है। बॉब का वेट जो है किस तरफ है? नीचे को। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये बॉब का वेट किस तरफ है? नीचे को। जबकि जिस स्ट्रिंग के साथ ये बंधा हुआ है, धागे में जो टेंशन है, तनाव है, वो ऊपर की तरफ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू एरोज पे अगर आप गौर करें, डायग्राम बी पे अगर आप देखें तो बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ है और टेंशन इन स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है। दोनों जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। जितना ज़्यादा वेट आप बांधोगे स्ट्रिंग में उतना ही ज़्यादा तनाव आएगा। ठीक है ना? हल्के, अगर आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप धागा लेते हो उसके साथ हल्की चीज़ बांधते हो तो धागे में जो तनाव आता है, टेंशन आती है, वो थोड़ी आती है। जब आप हैवी चीज़ बांध देते हो तो टेंशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। बहरहाल डायग्राम बी में वेट आप देख रहे हो कि ओ पोजीशन पे वेट नीचे को है और टेंशन इन स्ट्रिंग वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लिहाजा बॉब रेस्ट पे है और यही इसकी मीन पोजीशन है। बॉब पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? बिकॉज टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन द बॉब। वन इज इट्स ऑन वेट which is in downward direction and second one is tension in the string which is in upward direction। और हमें पता बॉब ना ही नीचे को जा रहा है ना ही ऊपर को जा रहा है, लिहाजा ये दोनों जो हैं एक तरफ दोनों जो हैं ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, नेट फोर्स ज़ीरो और ये इसकी मीन पोजीशन है। अब स्टूडेंट मैं इस बॉब को ए पोजीशन पे, ये डायग्राम बी पे आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसको ओ से ए पे लेके जा रहा हूँ, यानी साइड पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से हटा के एंगल थीटा जो है वो डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। यानी अब हम कहेंगे कि बॉब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हमने एंगल थीटा जो है वो बॉब को डिस्प्लेस करवा के ए पे ले गए। स्टूडेंट, जब ए पे मैं इसको लाऊंगा तो ये ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ए पे पहुंच के, अब मेरा ये क्वेश्चन है, ए पे पहुंच के इसका वेट है? जवाब है यस, वेट तो है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो अमल कर रही है, हर वक्त कर रही है बॉडी जहाँ पे भी हो। तो जब ये बॉब ए पे पहुंचा तो इसका वेट फिर किस तरफ है? नीचे की तरफ। अब आप टेंशन इन स्ट्रिंग देखें तो वो किस तरफ है? अब वो टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वेट और टेंशन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। स्टूडेंट, इस पॉइंट को फिर सुनिएगा ध्यान से। टू रीच एट पोजीशन ए वेट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एरो नजर आ रहा होगा आपको। वेयर एज
टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अलोंग द स्ट्रिंग। अगर आप वेट के एरो को टेंशन के एरो को देखो तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, जैसे ये मीन पोजीशन पे थे, मीन पोजीशन पे बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इस वजह से पूरे का पूरा वेट टेंशन ने कैंसिल कर दिया था। ए पोजीशन पे वेट नीचे को ही है, टेंशन जो है वो अलोंग दी स्ट्रिंग है। अब स्टूडेंट ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ए पोजीशन पर वेट सारे का सारा टेंशन से कैंसिल नहीं हो रहा, जैसा कि ओ पोजीशन पे सारे का सारा वेट जो है वो टेंशन से कैंसिल हो गया था। लेकिन ए पर पहुंच के ये मामला नहीं है। ए पे पहुंच के वेट जो है वो उसका कुछ हिस्सा टेंशन से कैंसिल हुआ, लेकिन सारे का सारा वेट जो है वो ख़त्म, या सारे का सारा वेट का असर जो है, इफ़ेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हुआ टेंशन से। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब आप अगर इस डायग्राम पे देखें, डायग्राम बी पे, तो डायग्राम बी पे मैंने वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। एक उसका कंपोनेंट है टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट सीधा नीचे को एम जी कॉस थीटा, और एक उसका कंपोनेंट है थीटा के बिल्कुल सामने एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फिर से देखें, क्योंकि ये बात अभी आपको समझ नहीं आई कंप्लीटली। मैंने कहा कि ए पे जब बॉडी को, ये बॉब को हम लेके गए, तो वहाँ पे हमने उसके वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। अब किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का जो मेथड है वो क्लास 9 में आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हो। अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये नीचे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, तो इसमें एक फोर्स है विच इज़ मेकिंग एंगल थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। स्टूडेंट यहाँ पे हमने फोर्स एफ को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। एक था थीटा के साथ वाला एफ एक्स कॉस थीटा, और एक है थीटा के सामने वाला एफ वाई साइन थीटा। इसी तरह बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। एक है थीटा के साथ वाला एम जी कॉस थीटा, और एक है थीटा के सामने वाला एम जी साइन थीटा। जैसे यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स कॉस थीटा और एफ वाई साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वेट है वो एम जी के इक्वल है। अब इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू रिजॉल्व एम जी। तो एम जी का ए कंपोनेंट जिसको, जो थीटा के साथ वाला है, वो एम जी कॉस थीटा है, और ये टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट समत में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो है वो एम जी साइन थीटा है, जैसा कि यहाँ पे थीटा के सामने वाला एफ वाई साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कॉज में आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि एम जी कॉस थीटा जो है, ये इसकी डायरेक्शन और टेंशन की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ऊपर मैंने सेपरेट भी आपको बना के दिखाया हुआ है कि एम जी कॉस थीटा इज बीइंग कैंसल्ड आउट बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलें जी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ने एम जी कॉस थीटा की छुट्टी करवा दी, इसके इफेक्ट को एम जी कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया। टेंशन इन स्ट्रिंग ने एम जी कॉस थीटा को किल कर दिया,
न्यूलिफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया। जबकि एम जी साइन थीटा जो है ये किसी से भी कैंसिल नहीं हुआ, और एम जी साइन थीटा जब आप ए पे ला के बॉब को छोड़ते हो, आप अपना हाथ हटाते हो, तो बॉब जो है ये यहीं पे खड़ा नहीं रहता, ये ओ पोजीशन की तरफ जाता है, और ड्यू टू इनर्शिया ये ओ पे भी रुकता नहीं है और ये बी पे पहुंच जाता है, और इस तरह ए बी के अलोंग ये मसलसल अपनी ऑसिलेशन को जारी रखता है। अब नाउ क्वेश्चन इज़ कि ए बी के अलोंग मसलसल ये अपनी जो हरकत है वो कैसे जारी रखता है, कौन सी फोर्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन ऑफ दिस बॉब। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज के वेट। लेकिन वेट के तो टू कंपोनेंट्स हैं, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। इफ वी गो इनटू द डेप्थ तो हम ये पूछेंगे कि सर वेट का कौन सा कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा, यानी इसको ऑसिलेट करवाने में, बॉब को ए बी के अलोंग मूव करवाने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जवाब ये होगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा तो टेंशन से कैंसिल हो गया, एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग से, ख़त्म हो गया, वैसे ही ख़त्म, फिनिश। We are left only with mg sin theta. Mg sin theta is the effective component of the weight which is responsible for the oscillation of this bob along the path AB. mg sin theta यही बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉब को ऑसिलेट करवा रही है ए बी के अलोंग। यानी हम कह सकते हैं वेट का, मैंने आपसे कहा था कि ए पर पहुंच के वेट सारे का सारा कैंसिल नहीं हुआ, कुछ पार्ट कैंसिल हुआ, कुछ पार्ट कैंसिल नहीं हुआ। तो कौन सा कैंसिल हो गया, एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो गया। एम जी साइन थीटा जो है, वेट का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट जो है, ये इसको ए बी के अलोंग जो है ये ऑसिलेट करवाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वेट के टू कंपोनेंट्स हैं, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा इज कैंसल्ड आउट बाय द टेंशन इन स्ट्रिंग, and mg sin theta is the effective component, and mg sin theta is the restoring force due to which this bob will oscillate along the path AB. mg sin theta इस बॉब को ऑसिलेट करवाता है, mg sin theta की वजह से ये बॉब जो है ये A से कभी B की तरफ और B से दोबारा A पे आ जाता है। ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा प्लेज नो रोल इन द ऑसिलेशन ऑफ दिस बॉब। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो आपने इसको प्रिपेयर करना है, और लास्ट पे जो है वो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि टाइम पीरियड का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो आपकी बुक पे लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। पहले ये देख ले टाइम पीरियड होता क्या है। अगर मैं ए पे ला के बॉब को छोड़ता हूँ, अपना हाथ पीछे हटा लेता हूँ, तो बॉब जो है यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। जैसे ही बॉब मूव करना शुरू करेगा मैं स्टॉप वॉच को ऑन कर लूँगा। जैसे ही ये ए से ओ पे, ओ से बी पे, बी से दोबारा ओ पे, ओ से दोबारा ए पे, जैसे ही जहाँ से चला था यानी ए से चला था ए पे, जैसे ही वापस आएगा आई विल प्रेस दी स्टॉप बटन। स्टॉप वॉच जो है उस वो आपको टाइम बता देगी। जैसे स्टॉप वॉच आपको टाइम बताएगी, दैट विल बी द टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन, वन राउंड ट्रिप। एक चक्कर पूरा होने में जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो होता है उसका फार्मूला बच्चों देखो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो मैंने
शुरू में आपको बता दी। जी क्या है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, और 2 पाई इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा टाइम पीरियड के हवाले से। टाइम पीरियड का ताल्लुक लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम के साथ है। लेंथ कम या ज़्यादा करोगे, टाइम पीरियड जो है वो कम या ज़्यादा होगा। ये दिस फार्मूला इज़ टेलिंग यू। ये फार्मूला आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बता रहा है स्टूडेंट। ये देखें कि अगर आप इस बॉब को उतार के इस बॉब की जगह पे खुद लटक जाएं, आपका मैथ तो बहुत ज़्यादा है। तो याद रखें टाइम पीरियड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप इस एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो नेचुरल होता है। यानी एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है, यानी 2 सेकंड में वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है। तो याद रखें जब तक आप उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को चेंज नहीं करोगे, ये टाइम पीरियड चेंज होने वाला नहीं। आप छोटा में बॉब बांध दो, बड़ा बांधो, या चाहे उसकी जगह पे खुद उसके साथ जो है वो लटक जाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस इन दी टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखें, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब पे टाइम पीरियड इफेक्ट नहीं करता। जैसा कि स्प्रिंग मैस सिस्टम में मैस पे मैस जो है वो टाइम पीरियड को चेंज करता था, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। वहाँ पे m था स्टूडेंट, यहाँ पे m नहीं है। तो ये आपने एक और चीज़ याद करनी है स्टूडेंट्स के, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अक्सर 2 मार्क्स का मैनी टाइम्स पेपर में आया हुआ, राइट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हैं ये आपकी बुक पे 4 मेंशन हैं। इन चारों को आपने अच्छी तरीके से जो है वो याद करना है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर जो है वो आपने लिखने हैं, सॉरी सिंपल पेंडुलम के नहीं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आता है पेपर में, राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है तो उसमें कौन कौन सी खसूसियात, कौन कौन सी बातें उसमें पाई जाएंगी। तो पहली बात तो ये होगी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जो है वो एक अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, कभी उसी के कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं मूव करता है। दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा, या रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और तीसरी बात, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था। और जो है वेलोसिटी के बारे में भी वही बातें हैं जो शुरू में हमने डिस्कस कर ली थी, कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सट्रीम, चूंकि इनका नाम टर्निंग पॉइंट्स भी है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये कुछ 4 बातें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।